हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात की थी, जो कि आपका अंडर द टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था आपका? कि धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन के बाद वहां पर क्या बनता है। ओके, चलिए आगे से ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, और वी कैन से रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था धातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की, डोनेट करने की, देने की, दान करने की, ठीक है ना। और अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या ग्रहण करने की। ओके, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करेगा यानी वो अपना नेगेटिव चार्ज आपका दे रहा है। जब वो उदासीन अवस्था में था, परमाणु आप बोल सकते हैं तत्व का, वो परमाणु उदासीन अवस्था में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस केस में इक्वल होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो आप निगेटिव चार्ज को दे कम कर रहे हैं अपना, समझ रहे हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली या नेचुरली आप बोल सकते हैं या खुद से ही नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज नहीं होंगे लेकिन उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो यानी वो जो आयन बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। किस केस में? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या है? जो अधातु का केस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से उसका ऋणावेश आप बोल सकते हैं वो बढ़ेगा। तो वो कैसा आपका बनाएगा आयन? वो निगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आयन्स आपके बनते हैं और इन दोनों के बीच, किसके? धातु और अधातु के बीच में एक संबंध बन रहा है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, जिसको कहा जा रहा है कि वो आयनिक बंध बना रहे हैं और फिर आयनिक कंपाउंड की आपकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा था, जैसे सोडियम क्लोराइड का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। सोडियम और क्लोरीन के आपस में अभिक्रिया कराई जा रही है, जहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और जिसके फलस्वरूप उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो रहा है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिससे आयनिक कंपाउंड बनेगा, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए, हमने यहाँ पर देख लिया था कि सोडियम क्लोराइड के बीच में किस प्रकार से बंद होना, कितने इलेक्ट्रॉनों का दान हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोराइड किस तरह से, एक अगर आप Na पॉजिटिव देखें तो उसके चार तरफ आपको Cl नेगेटिव दिखेंगे, या अगर आप एक Cl नेगेटिव देख रहे हैं तो उसके चार तरफ आपको Na पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप समझ सकते हैं, इसके चार तरफ आपको ग्रीन दिख रहे हैं और ग्रीन के चार तरफ आपको ब्लू दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध आपका क्या होते हैं, ठीक है, या यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक बताओ। आयनिक बंध या जिनको आप विद्युत संयोजक बंध बोल रहे हैं वो है क्या? वो आयनों को बांधे हुए हैं आपस में, समझ रहे हैं। जब धातु अधातु आपस में अभिक्रिया कर रही है तो उनके बीच में उनके बीच में जो बंध बन रहे हैं उन्हीं को आयनिक बंध कहा जा रहा है, ठीक है ना। और इसके फलस्वरूप जो यौगिक बन रहे हैं उनको बोला जाता है आपका क्या? आयनिक यौगिक बोला जाता है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? देखो, सोडियम का परमाणु था, सोडियम का परमाणु था और क्लोरीन का परमाणु था। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान करके Na पॉजिटिव बनाया और क्लोरीन ने आपका दान एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाया, तो ये कंपाउंड बनी है ना NaCl में। तो इस NaCl के बीच में जो बंध होगा, इसी बंध को क्या कहा जा रहा है? विद्युत संयोजक बंध कहा जा रहा है या आयनिक बंध भी कहा जा रहा है, ठीक है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, ओके। और आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध आपका कहते हैं। लिखिए,
चलिए चलिए, तो आयनिक यौगिकों के अब गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है। सबसे पहले भौतिक प्रकृति की बात करते हैं। जब भी हम गुणधर्म पढ़ते हैं तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को अलग अलग बांटा जाता है, जिसमें भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले भौतिक प्रकृति आती है, उसकी कि नेचर कैसा है, स्टेट कैसी है, कलर कैसा है, ये सारी चीजें उसकी आती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो धन एवं ऋण आयनों के बीच जो यहाँ पर पॉइंट पढ़ाया जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत, स्ट्रॉन्ग जिसको आप बोलते हैं, आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं। इसी मजबूत आकर्षण बल की वजह से वही स्ट्रॉन्ग जो आपका आयनिक बॉन्ड है वहां पर, या जिसको आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जिसको आप कह रहे हैं, जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, हाई होगा, उच्च होगा। ये पॉइंट भी अभी यहाँ पर आएगा, पर मैं आपको यहाँ पर भी क्लियर कर रही हूँ। और इसी की वजह से जो इनकी अवस्था है वो ठोस अवस्था है, समझ रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपको सॉलिड स्टेट में दिखेगा। जब भी आयनिक यौगिक को पढ़ेंगे तो नमक को ध्यान में रखना, नमक आपको कैसा दिखता है वो आयनिक यौगिक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जब आप नमक की बात कर रहे हैं या आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं तो वो जनरली आपको ठोस अवस्था में दिख रही है। हमें ठोस दिखता है ना, कैसा होता है, ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं नमक के, समझ रहे हैं। तथा कुछ कठोर होता है, और कठोर भी होता है। जब आपने बड़े वाले नमक के का जो बड़ा आप बोल सकते हैं सॉलिड एक पीस आता है, उसको देखिए वो कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, आसानी से टूटता नहीं। और जब उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो कैसा टूटता है आपका, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, चूरा जैसा होता है उसका, है ना। तो वो जो नमक हम खा रहे हैं वो भी एक प्रकार का चूरा ही है, समझ रहे हो। तो आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, जैसे हमारी चौक होती है, जब हम चौक को पीटते हैं या उस पर दबाव डालते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उससे उसका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन होता है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है तो चौक भी आपका ठोस, लेकिन जो आयनिक यौगिक होते हैं जनरली उन पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो वो टूटते हैं, ब्रिटल उनका नेचर होता है, जिस वजह से कि टुकड़ों में वो टूटते हैं, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पर भौतिक प्रकृति में आएगा। दूसरा, गलनांक क्वथनांक। आयनिक यौगिकों गलनांक तथा क्वथनांक जो है वो बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो। देखो, आपके पास कोई भी आयनिक यौगिक है, जैसे हम नमक की बात करें, हम नमक को धीरे धीरे गर्म करेंगे। धीरे धीरे गर्म करने का मतलब पहले ऊर्जा कम थी, धीरे धीरे हम ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, हीट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, तापमान भी बढ़ता जाएगा। जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं लगातार तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, तो तापमान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब उच्च तापमान पर पहुंचेगा, जितना उनका गलनांक और जितना उनका गलनांक क्वथनांक होता होगा, वहां तक जब टेम्परेचर जाएगा तब उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, बंद टूटेंगे, और तब फिजिकल स्टेट उनकी चेंज होती है। यही तो होता है। देखो, जैसे हम सिंपल सी बात करें, बर्फ है हमारा, ठीक है, बर्फ के जो कण होंगे छोटे छोटे, उनके बीच में आकर्षण का बल होगा। जब वो कहाँ है, आपका बर्फ का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। जब वो आकर्षण का बल टूटेगा तब वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा। सेम यही भी जब हम गलनांक की बात कर रहे हैं, नमक की या कोई भी आपका आयनिक ठोस है, आयनिक यौगिक है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे बर्फ तो आपका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका पिघलना शुरू कर जाता है। जैसे ही फ्रीजर से बाहर निकालेंगे वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। नमक के साथ ऐसा नहीं है, हम डब्बे से बाहर निकालेंगे तो उसके लिए जो डब्बे का एनवायरमेंट था वही रूम का एनवायरमेंट भी है, तो वो पिघलता नहीं है जल्दी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से
आपका जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक क्वथनांक उच्च है, जिसका सिर्फ एक कारण है जो मैं आपको लास्ट सेशन से बता रही हूँ कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, जिनको आप आयनिक फोर्स बोल रहे हैं या आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बंध को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा ऊर्जा का मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर। तो गलनांक हाई है तो ऑब्वियसली बात है क्वथनांक भी आपका हाई जाएगा वहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता ये कैसे होते हैं, जल में घुलनशील है यहाँ पर, और जो केरोसिन हो आपका, पेट्रोल है, या अन्य आपके कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें ये अघुलनशील प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। विद्युत चालकता की बात करेंगे तो ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में या फिर जलीय विलयन जो होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन विद्यमान होते हैं। देखो, जब भी विद्युत धारा के प्रवाह की बात होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर आयंस होने चाहिए। कोई चीज तो होना चाहिए जो इधर से उधर जाए, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएगी। तो वो इधर से उधर जाने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आयंस होने चाहिए। ठोस अवस्था में है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और आयंस भी नहीं। लेकिन जब उसको जल में डाला जाएगा तो जल में डालने पर उसका डिसोसिएशन होता है अपने आयन से। ये तो हमने पढ़ा है ना कि उसको जल में डालने पर वो अपने आयनों में टूटेगा। जैसे NaCl को पानी में डाला तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। समझ रहे? तो अब आयन्स बन गए हैं। अब ये आयन क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन करेंगे। ओके, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर चलने लगते हैं। जो वो आयन में टूटा है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो अपने विपरीत आवेश, जो पॉजिटिव है और निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तब वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड आपका कैसा हो गया है वहां पर, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के प्रभाव से गलेगा। कब? वो जब आपने ऊष्मा दी है तो ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर हो जाता है। अतः आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, अतः विद्युत का चालन करते हैं। क्या समझे? इतनी बड़ी कहानी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गलित अवस्था में है, गलित अवस्था का मतलब क्या? पिघला हुआ है, समझ रहे हो, मॉल्टन स्टेट, और यदि उसको पानी के साथ मिलाया गया है, किसको? आयनिक यौगिक को, तब वो दो केसेस में वो विद्युत धारा का को प्रवाहित करेगा, उसका चालन करेगा, गलित अवस्था में और जलीय विलयन में। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? जल के साथ उसको मिलाया गया है। और जब वो ठोस अवस्था में अकेले है और कैसा है? कठोर है, उस समय वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा या विद्युत का चालन नहीं करेगा। सिंपल सी बात। चलिए नोट कर लीजिए अब इन पॉइंट्स को, पहले इनको नोट करो। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ये वाला पॉइंट आपका बनता है विद्युत धारा के चालन वाला, और इसके अलावा एक पॉइंट बनता है जो सेकंड वाला था आपका, गलनांक क्वथनांक वाला, ठीक है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रश्न बनता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, या क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, या गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। समझ रहे हैं? या यहाँ बनता है कि क्या आयनिक यौगिक आपका विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो फिर आप उसी प्रकार से आंसर करें। ओके, चलिए धातुओं की प्राप्ति एक आपका नया टॉपिक है, जिसमें हम धातुओं को कहाँ से प्राप्त करते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? धातु किसे कहा जाता है, भौतिक प्रकृति क्या है उसकी, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण उसके क्या हैं, किस प्रकार से वो अलग अलग यौगिकों से, अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया कर रहा है और यौगिक बना रहा है। अब ये धातु नाम की जो चीज है वो आ कहाँ से रही है? तो जितनी भी चीजें हैं वो या तो अर्थ से आ रही है, या फिर हम लैब में उनको प्रोड्यूस कराते हैं। दो चीजें हैं साइंस, है ना। या तो नेचर से हमें प्राप्त हो रही हैं, या फिर वो सिंथेटिक है, यानी मैन मेड जिसे आप कहते हैं। तो धातुएं नेचुरल की कैटेगरी में, ये हमें
धरती की सतह से मिल रही हैं, सतह के नीचे से मिल रही हैं, और खनिजों के रूप में मिल रही हैं, मिनरल्स के रूप में मिल रही हैं, और उन मिनरल्स से हम प्राप्त करते हैं किसको? आपका धातुओं। समझ रहे हैं? यहाँ पर जिनमें धातुओं के पाए जाने की संभावना होती है, जिन खनिजों में, उनको अयस्क भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो सारे जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं है, लेकिन जितने भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि उन सभी अयस्कों को तो हम धरती की सतह से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको खनिज की श्रेणी में हम रखेंगे। लेकिन खनिज अलग अलग प्रकार के होंगे, सभी से हम धातुओं को नहीं निकाल सकते, तो सभी से नहीं निकाल सकते तो सभी आपका अयस्कों की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो ये पॉइंट आता है आपका कि सभी जो अयस्क हैं वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। स्रोत का मतलब सोर्स, जिससे हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। ओके, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? तो देखो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लवण है आपके, जिनको आप नमक भी बोल रहे हो सपोज, तो उनमें सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये धातुएं हैं। समझ रहे? तो एक तो धरती की सतह से प्राप्त होगी, दूसरा समुद्र से भी हम इनको प्राप्त करते हैं। खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को आपका खनिज कहते हैं। समझ रहे हैं? जिसको भी आप प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी से, धरती की सतह से प्राप्त कर रहे हैं, उसको आपका खनिज कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलिए, इस प्रकार से आपके कुछ खनिज होते हैं, अलग अलग प्रकार के अयस्क, जैसे मैंने कुछ बताया आपको। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, और जिसको उस अयस्क से निकालना, धातु को अयस्क से निकालना लाभकारी होता है, या आप क्या बोल सकते हैं, कम खर्चे में हो जाता है, तो उनको आप अयस्क कहते हैं। समझ रहे हैं? देखो, आप कर रहे हो कहीं पर भी खुदाई, आपको बहुत सारे पत्थर मिल गए। अब वो सारे पत्थर जो हैं, उनमें आप सोच रहे हो इसमें सपोज सोना हो सकता है, इसमें सपोज आपका कैल्शियम हो सकता है, इसमें सपोज आपका कोई और धातु हो सकती है। समझ रहे? तो इस तरह से अलग अलग पत्थरों में आपको धातु के पाए जान, एल्यूमिनियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, कि इसमें ये पाया जा सकता है, तो संभावना है। ठीक है? फिर आपने उसको खनिज तो माना ही है, धरती के अंदर से मिल रहा है तो वो खनिज है। ओके, देन आपने बोला ये वाला जो पत्थर है, इससे बहुत आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, माना 10 पत्थर निकाले, 10 में से आपने 4 पत्थर छांट लिए, कि इन चारों से हम आसानी से धातुओं को निकाल सकते हैं, निष्कर्षित कर सकते हैं। ओके, तो आप उन चारों को किस श्रेणी में रखेंगे? अयस्क की श्रेणी में। और बाकी 10 के 10 क्या है? तो खनिज, लेकिन उसमें से जो 4 है वही अयस्क है। लेकिन वो 4 भी खनिज की श्रेणी में तो आते हैं ना, इसीलिए क्या बोला, जो सारे आपके अयस्क है, चारों अयस्क है, वो खनिज हैं, लेकिन जितने खनिज है 10 के 10, वो सारे अयस्क नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए तो ये भी आप नोट करिए अयस्क के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपका खनिज और अयस्क की डेफिनेशन भी मांगता है कि खनिज और अयस्क से आप क्या समझते हैं। ठीक है? चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों पर बात की, और धातुओं की प्राप्ति में खनिज और अयस्क पर बात की। आने वाले सेशन में धातुओं के निष्कर्षण पर हम लोग बात करेंगे। और कोई आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।